जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम कैफ 2 डिस्कस कर रहे हैं आपका टेक्स्ट प्रैक्टिसेस। ये हमारा 4th लेक्चर है। हमने लेक्चर 1 में सिलेबस डिस्कस किया था आपका। लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट ईयर। लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया था पर्सन। पर्सन में हमने पब्लिक इंडिविजुअल, एओपी कंपनी को डिस्कस किया था। कंपनी में फर्दर हमने पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमको डिस्कस किया था एंड स्मॉल कंपनी डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर तक आपकी आई कैप की जो स्टडी टेक्स्ट है कैफ 2 की फॉर स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट अपलोड नहीं हुई थी वेबसाइट पर, लेकिन अब आज हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं 20 अक्टूबर पे। आज वो अपलोडेड है। तो हम अभी सारे लेक्चर जो पढ़ेंगे, हम जो वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, जो चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, आई कैप की अपडेटेड बुक के अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे होंगे, उसको डिस्कस कर रहे होंगे। और आई कैप के पास पेपर्स और आई कैप पे जो क्वेश्चन बैंक उन्होंने दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, हम उससे क्वेश्चन भी क्या करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने न्यू बुक आपकी चेक की है, रिव्यू की है। अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें चेंज नहीं आया सिवाय एक टॉपिक के। ये आपकी ओल्ड बुक मैंने ओपन की हुई है। हमने यहाँ पर स्मॉल कंपनी पढ़ी थी। यहाँ पर स्मॉल कंपनी में थे आपके 4 पॉइंट्स, जो ओल्ड बुक थी। अभी जो न्यू एक्ट आपका आया है, जो अभी बजट आया था जून में, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में एक पॉइंट और ऐड कर दिया है। जी, हम क्या अभी डिस्कस करते हैं कि ये इज नॉट ए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अगर वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज भी है तो वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगी। बेशक बाकी ऊपर चार की चार टर्म्स आपकी उसके ऊपर अप्लाई हो रही हो, लेकिन अगर वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी। तो उसके लिए हमें जानने की जरूरत है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्या होती है, वो हम अभी देखते हैं। सिर्फ इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिर्फ अभी इस पॉइंट पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन को देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी आई कैप की बुक आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप आई कैप ओपन करेंगे, स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, स्टडी रिसोर्सेज में आएंगे, कैप कैफ पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर आपकी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं कैफ के सब्जेक्ट्स की। ठीक है, कोड आप यहाँ पे आपको सिलेबस गिवन है, आपने कैफ 2 टेक्स्ट प्रैक्टिसेस में आना है। ऑनलाइन बुक्स पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बुक डाउनलोड करके अपनी तैयारी प्रिपरेशन, अब जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, अब यहाँ से क्या करते हैं वो ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन की तरफ। एक्चुअली में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है क्या, कि अगर कोई ऐसा क्राइटेरिया है, जो अगर एक कंपनी है, बिजनेस है, वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेफिनेशन को मीट कर रहा है और बाकी 4 कंडीशन भी मीट कर रही हैं, तो क्योंकि 5वीं मीट नहीं कर रही तो ऑटोमेटिकली वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी। ये आपके चैप्टर 4 में एक टॉपिक उन्होंने ऐड किया इस दफा, ये एडिशन है, पहले ये नहीं थी, इन्होंने इसी एक्ट के थ्रू क्या किया, ऐड किया है। चलो हम डिस्कस करते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्या होती है। मीन्स ए पर्सन हु इज engaged in manufacturing। जी समझ आ रही है आपको? एनी पर्सन हु इज engaged in manufacturing, मतलब यह है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होने के लिए मैन्युफैक्चरर होना लाजमी है। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप फिनिश गुड्स को परचेज कर रहे हैं और आगे मार्केट में रीसेल कर रहे हैं, या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। ठीक है जी, आपने एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करना होता है। सीखने का सबसे आसान तरीका यही होता है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है एंड हिज बिजनेस टर्नओवर, मतलब रेवेन्यू, इन ए टैक्स ईयर डज नॉट एक्सीड 250 मिलियन रुपीज, अगर उसके पूरे साल के जो रेवेन्यू है वो 250 मिलियन से कम है और वो मैन्युफैक्चरर है, तो वो क्या होगी, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी होगी, इंटरप्राइज होगी, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज होगी। ठीक है जी, अब हम वापस आते हैं दोबारा अपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पे। जी ये रही। अब देखें यहाँ पर भी था कि एनुअल टर्नओवर 250 मिलियन से एक्सीड अगर कम हो तो आपकी वो किस में फॉल कर जाती है, स्मॉल कंपनी में फॉल कर जाती थी। अब आपने इस डेफिनेशन, अगर ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है और अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो वो क्या बन जाएगी, स्मॉल एंड मीडियम साइज बन जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से निकल जाएगी। ठीक है जी, अगर आपके एनुअल टर्नओवर 200 मिलियन से कम है, ये क्राइटेरिया भी आपका मीट कर रहा है, ये भी मीट कर रहा है,
ये चारों के चारों मीट कर रहे हैं और वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है ना। अगर मैन्युफैक्चरर होगा तो वो अगर ये क्राइटेरिया मीट करेगा और मैन्युफैक्चरर है तो ऑटोमेटिकली वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बन जाएगी एज पर डेफिनेशन। तो इस वजह से अगर आपका क्राइटेरिया चारों के चारों क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं और बिजनेस की जो नेचर है वो ट्रेडिंग है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे लाइक फर्म्स या कंपनी कोई है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपकी जो मार्केटिंग सर्विसेज होती हैं, कंपनी होती है जो मार्केटिंग मार्केटिंग करती हैं मल्टीपल बड़े बिजनेसेस की, तो वो आपके जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है जी, जो वो सबसे प्रोवाइड करते हैं आपको, तो वो कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं एज ए, तो वो आपकी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी थी डेफिनेशन जो चीज ऐड हुई है, अब यहाँ पर क्लियर है। आज का जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जनाब, रेजिडेंट पर टैक्स पेयर। लेक्चर 4 ये हमारा जो है वो रेजिडेंट पर्सन है। हमने पढ़ा था पर्सन, ठीक है। पर्सन हमने कहा था कि या तो कंपनी होगी या इंडिविजुअल होगा या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स पार्टनरशिप होगी या एक कंपनी होगी या फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारी किस में फॉल करती हैं, पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। जब हमने स्कोप ऑफ इनकम टैक्स पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि एवरी पर्सन ने एक टैक्स ईयर की अपनी टैक्सेबल इनकम पर टैक्स पे करना है। अब पर्सन में इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल तो आपको पता है कोई 7 बिलियन आपकी इस टाइम पॉपुलेशन है ओवरऑल वर्ल्ड की, तो पर्सन में फॉल करते हैं। तो कंपनी जितनी भी कंपनी की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमने पढ़ा कि कंपनी क्योंकि पर्सन है और कंपनी क्या होती है, जब हमने पढ़ा उसमें कहा था कि उन्होंने क्योंकि कंपनी जो पाकिस्तान में बनी हुई है वो भी कंपनी है, कोई कंपनी जो किसी फॉरेन कंपनी लॉ के अंडर बनी हुई है जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट है या अमेजोन है जो यूएसए में बनी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट आई थिंक यूएसए की ही है, या फेसबुक डॉट इन कॉर्पोरेशन है, तो वो सारी सारी क्या है, फॉरेन कंपनीज हैं, वो भी पर्सन में फॉलो कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या सारी कंपनियों ने, सारे इंडिविजुअल्स ने, सारे पार्टनरशिप बिजनेसेस ने अपनी इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स पे करना है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली। तो इस चीज को फर्दर क्लियर करने के लिए मतलब बहुत ना हम एक जा रहे हैं, जो हमारा स्कोप है हम स्कोप को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि मतलब किन किन बंदों से आपके एफबीआर ने टैक्स पे कलेक्ट करना है और किन कौन से पर्सन लायबल टू पे टैक्स हैं इन पाकिस्तान। अब उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है जी, रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट। जी अब पर्सन में रेजिडेंट इंडिविजुअल भी होगा, रेजिडेंट एओपी भी होगी एंड रेजिडेंट कंपनी भी होगी, ठीक है। एंड नॉन रेजिडेंट में भी सेम, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट कंपनी एंड नॉन रेजिडेंट पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब ये रेजिडेंट पर्सन होगा कौन सा एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन सा होगा, उन्होंने रेजिडेंट पर्सन के लिए एक रूल्स, उन्होंने एक क्राइटेरिया बता दिया, अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी पार्टनरशिप अगर वो क्राइटेरिया मीट कर रही है तो वो रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है। रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, रेजिडेंट कंपनी है। अगर वो कंपनी, अगर वो इंडिविजुअल, अगर वो पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्संस रेजिडेंट का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही तो वो क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट। मतलब यह है कि हमें रेजिडेंट को की पहचान सीखने की जरूरत है। अगर हमने रेजिडेंट की पहचान सीख ली, हमने क्राइटेरिया सीख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, रूल्स अप्लाई करना सीख लिए, तो ऑटोमेटिकली हम नॉन रेजिडेंट अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब रेजिडेंट अगर एक पर लेट्स सपोज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि रेजिडेंट पर्सन कौन सा है, क्या रेजिडेंट पर्सन है या नहीं है, तो फर्दर इस स्टेटस को आइडेंटिफाई करने का क्या इम्पैक्ट आएगा, ये पर्पस क्या था इसको डिफाइन करने का। आपको पता है कि आपकी इनकम, किसी भी पर्सन की इनकम दो तरह की हो सकती है अगर हम ब्रॉडर टर्म में बात करें तो। एक है जनाब आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम,
दूसरी आपकी है फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है जी, क्योंकि देखिए ना, अगर एक कंपनी है वो पाकिस्तान में इनकम अर्न कर रही है, पाकिस्तान में सबसे प्रोवाइड कर रही है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अर्न कर रही है, या एक इंडिविजुअल है उसकी पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट में है, सैलरी अर्न कर रहा है, या उसकी प्रॉपर्टी है वो बेच कर उस पर गेन गेन ले रहा है, ठीक है ना, पाकिस्तान में, प्रीमिस पाकिस्तान की प्रेमिसेस में, बाउंड्री में, वो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। जिस इस तरह आपकी कुछ कंपनीज हैं या कुछ बड़े बिजनेस मैन हैं जिन्होंने, सॉरी, फॉरेन कंपनीज में क्या की हुई है, इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, या फॉरेन कंपनीज उन्होंने क्या किया, बाहर की कंट्रीज में, यूएई में, यूके में, यूएसए में, वहां पर उन्हें अपनी बिजनेसेस बनाया हुआ है या ब्रांचेस ओपन किए हुई हैं, जो वो वहां पर इनकम अर्न कर रहे हैं, वहां पर जो इनकम अर्न कर रहे हैं उन पर्सन की, वो फॉरेन सोर्स इनकम है। ठीक है, अगर माइक्रोसॉफ्ट है, अगर वो पाकिस्तान में अपना एक ऑफिस बनाती है जहां पर सर्विस प्रोवाइड करती है या अपना सॉफ्टवेयर सेल करती है, तो जो वहां से इससे जो वो सेल जो वो सॉफ्टवेयर से जो वो सेल इनकम अर्न करेगी, वो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है। उसके अलावा जो वो फॉरेन कंट्रीज में पूरी दुनिया में जो इनकम अर्न कर रही है सर्विस प्रोवाइड करके या प्रोडक्ट्स बेच के, या एप्पल के मैं फोन्स की बात कर लूं, अगर एप्पल का यहाँ पर कोई एक ब्रांच उन्होंने बना ली है, एप्पल ओरिजिनल ने अपने यहाँ पर सब्सिडी बना ली है या अपना एक ऑफिस ओपन कर लिया है, कंट्री ऑफिस ओपन कर लिया है, तो जहाँ वो उस ऑफिस से जो इनकम अर्न कर रहे होंगे वो पाकिस्तान सोर्स इनकम, और जो बाकी दुनिया में वो इनकम अर्न कर रहे होंगे एप्पल कॉर्पोरेशन, वो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम होगी। तो रेजिडेंट पर्सन की, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, रेजिडेंट कंपनी होगी, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप होगी, उसने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर क्या करना है, टैक्स पे करना है। मतलब चाहे उसकी पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में इनकम अर्न कर रहा है, चाहे सैलरी उसकी पाकिस्तान में है, या उसकी प्रॉपर्टी से इनकम अर्न कर रहा है, चाहे उसका पाकिस्तान में बिजनेस से इनकम अर्न कर रहा है, वो पाकिस्तान सोर्स इनकम में पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा। उसके अलावा अगर वो दुनिया में कोई और काम करता है और वहां से कोई इनकम अर्न कर रहा है, जनरेट कर रहा है, तो वो भी क्या होगी, पाकिस्तान में टैक्स होगी। मतलब रेजिडेंट पर्सन अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर क्या करेगा, क्या करेगा, वो टैक्स पे करेगा। क्लियर। जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा वो ओनली पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स पे करेगा। मतलब वो इनकम जो उसने पाकिस्तान की प्रेमिसेस में अर्न की होगी, ठीक है, उस पर वो पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा। ठीक है जनाब, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला अगर है तो जी बिस्मिल्लाह आप पूछें, कमेंट्स करें। अगर आपको कमेंट्स में आपको लगता है कि आप क्लियरली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, अपना क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट वाले कॉलम में मेरा फेसबुक प्रोफाइल का लिंक गिवन है, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक गिवन है, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं, क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पर एड्रेस कर दूंगा। जाहिर सी बात है क्वेश्चन एड्रेस करने में मे भी कुछ टाइम लग जाए, मैं आपका सीन कर लूँ, लेकिन मैं भी बिजी हूँ, वॉइस नोट ना सुन सकूँ, तो आपको आंसर थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। अब हमने देख लिया कि जनाब रेजिडेंट पर्सन अगर है तो उसने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स पे करना है। अब वो इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम सीखेंगे, ठीक है ना, अभी हम बेसिक्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और जो नॉन रेजिडेंट होगा उसने पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या करनी है, टैक्स पे करना है। अब हम सीखते हैं कि यार रेजिडेंट इंडिविजुअल या पर्सन होता क्या। ठीक है जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल। जी ऊपर ये वही बात लिखी हुई है कि अगर एक पर्सन रेजिडेंट है, क्राइटेरिया मीट कर रहा है रेजिडेंट कंपनी डेफिनेशन का, तो रेजिडेंट है, अगर रेजिडेंट नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम रेजिडेंट इंडिविजुअल पे। सेक्शन 82 है आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जहां पर इसको डिफाइन किया गया है। जी आपको मिलेगा रेजिडेंट सेक्शन 82 में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, और ये जो रूल्स हैं ये आपको इनकम टैक्स रूल्स की एक बुक है उसमें मिलेंगे। ठीक है, जो नीचे लिखे हम सारे डिस्कस करते हैं। An individual shall be a resident individual for a tax year, क्योंकि हम टैक्स ईयर के लिए टैक्स कैलकुलेशन कैलकुलेट करते हैं, टैक्स इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो हम हर टैक्स ईयर के लिए हर दफा क्या करेंगे, रेजिडेंट स्टेटस को डिटरमिन करेंगे। ठीक है जी, एन इंडिविजुअल शैल बी ए रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर ए टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान for a period of or a period amounting in aggregate to
183 डेज और मोर इन ए टैक्स ईयर। आपको पता है कि आपका जो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है वो होता है जुलाई टू जून। अगर पहली डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर पहली लाइन में लिखा हुआ है कि अगर एक इंडिविजुअल पाकिस्तान में जुलाई 2020 से जून 2021 के पीरियड जो है 12 मंथ का पीरियड है, अगर 183 और मोर डेज 183 भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, 183 और मोर, अगर इससे 183 डेज से ज्यादा डेज पाकिस्तान में रहता है तो उसको हम बाकी आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वो आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट पर्सन है। अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो ऑटोमेटिकली उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और ए प्रोविजनल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन ए टैक्स ईयर। ठीक है, अगर आपका एक, आपको पता है कि आपके जो फेडरल एम्प्लॉय होते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, उनकी फॉरेन पोस्टिंग भी होती हैं, खासतौर पर आपके जो एम्बेसडर्स होते हैं। ठीक है ना, अब क्योंकि वो नॉर्मली पूरा पूरा साल बाहर रहते हैं, या शायद एक मंथ पूरे साल में वापस आते हैं जब उनको छुट्टी मिलती है, तो यहाँ पर पाकिस्तान में दोबारा वापस आते हैं फैमिली के पास। तो क्या वो नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे? नहीं, उन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि अगर कोई फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसकी अगर फॉरेन किसी कंट्री में पोस्टिंग होती है और अगर वो 183 डेज से ज्यादा दिन बाहर रहते हैं, मतलब 60 दिन 70 दिन पाकिस्तान में अगर वो प्रेजेंट है, फिर भी वो क्या होगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। किसी की तरह कोई इशू, कोई मसला मसाइल अगर है तो आप यहाँ तक मुझे क्वेश्चन में यहाँ तक पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? अच्छा जी, जो आपकी डेफिनेशन है रेजिडेंट इंडिविजुअल की, आई कैप की बुक में छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट भी है जो कि ओल्ड बुक में इंक्लूडेड था, लेकिन वो न्यू बुक में इंक्लूड करना भूल गए हैं, पॉइंट बी। ठीक है, तो मैंने वो अभी यहाँ से कंफर्म किया आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, वो उसमें अभी तक एग्जिस्ट करता है, लॉ ने उसको रिमूव नहीं किया। ये आई कैप की टाइप ऑफ मिस्टेक है या वो उसको स्किप कर गए हैं। तो आपने ये पॉइंट जो है यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। ये आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पेज नंबर है 136। ठीक है जी, आप जाएंगे एफबीआर की वेबसाइट पर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और जो सेक्शन 82 का पॉइंट बी है, ए बी ये वाला, आप इसको ऐड कर सकते हैं। और आई कैप की, आपकी जो आई कैप की ओल्ड बुक है उसमें भी ये पॉइंट गिवन है, आप एज इट इज वहां से पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या चीज है। जी, पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर एक पर्सन पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा स्टे करता है तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, अदरवाइज पहले पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं होगा अगर वो 182 डेज या उससे कम डेज पाकिस्तान में स्टे करता है। लेकिन पॉइंट बी में लॉ कहता है कि जनाब जो पहली क्राइटेरिया था 182 डेज 183 डेज वाला, वो तो मीट नहीं हुआ। ठीक है, तो उन्होंने एक मतलब अपना जो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल का जो उन्होंने एक डेफिनेशन है, उसने उसमें ट्राई किया कि जितना इंडिविजुअल फंस सकें भाई, आ सकें इस डेफिनेशन के अंदर, ताकि अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स पे करें, उन्होंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। पॉइंट बी में वो कहते हैं कि अगर 182 डेज, ठीक है, 183 डेज से कम है, लेस देन 183 डेज, एंड आपका वो 10 आदमी कहते हैं कि 100 इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग टू इन एग्रीगेट टू 120 डेज और मोर इन द टैक्स ईयर एंड हु इन 4 years। अब वो कह रहे हैं अगर आपका 183 डेज है तो कम पाकिस्तान में स्टे रहा है, लेकिन 120 डेज और मोर देन 120 डेज। ठीक है जी, अगर आपका 183 डेज का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो आपने पॉइंट ए स्किप कर देना है, आपने आ जाना है पॉइंट बी पे। अगर उसका स्टे पाकिस्तान में 120 डेज या उससे ज्यादा और 120 और 182 के बीच में है, 120 से 182 तक है, 120 एंड 182 दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है जी,
तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने लेट्स सपोज मैं क्राइटेरिया चेक कर रहा हूं जुलाई 2020 टू जून 2021, ठीक है जनाब। तो उस केस में आपको लॉ कहता है कि अगर आपका 120 या 182 डेज के बीच में दिन है तो आपने क्या करना है, आपने लास्ट 4 ईयर्स का उसकी पाकिस्तान में प्रेजेंस चेक करनी है। लास्ट 4 ईयर वो कौन से बनते हैं लास्ट 4 ईयर, ये आपका कौन सा है, टैक्स ईयर 21 है, क्योंकि जो आपकी नॉर्मल टैक्स ईयर है और उसकी एंड डेट कहां पर फॉल कर रही है, जून 21 में। इसको हम डिनोट करेंगे जून टैक्स ईयर 2021। तो आपने लास्ट 4 टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर 2019, आपको टैक्स ईयर 18 और आपका टैक्स ईयर 17। इन सब का जो टोटल है उसकी पाकिस्तान में जो प्रेजेंस होगी टोटल, वो अगर 365 डेज या उससे ज्यादा की है तो वो आपका क्या होगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। इन द 4 preceding years the tax year has been in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 365 days or more। अब 365 डेज या ज्यादा उसको पाकिस्तान में स्टे बनता है तो वो आपका क्या होगा, फिर रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है तो आपने बिल्कुल फ्री होकर आपने क्या करना है, मुझसे कॉन्टेक्ट करना है। मैं आपको इसका प्रॉपर चीजें एड्रेस कर दूंगा जहां पर कंफ्यूजन होगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि जनाब मैंने ये तो समझ आ गई 183 डेज हैं तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, 120 और 182 डेज अगर हैं इनके बिटवीन या ये दो इंक्लूडेड हैं, अगर इतने डेज पाकिस्तान में स्टे है तो फिर भी हम क्या देखेंगे, लास्ट 4 ईयर देखेंगे। लेट्स सपोज 80 डेज हैं, 100 डेज हैं, 150 दिन है, ठीक है जी, 70 दिन है, कितने बन गए, 400, क्राइटेरिया कितने, 365 मीट कर गया, रेजिडेंट बन गया। जहां मैं कहता हूँ 50 है जी, क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा 4 सालों में, ये अब क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है जनाब, यहाँ पर क्लियर। अब मसला ये क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके माइंड में कि मैंने ये नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कैसे करने हैं। जी एफबीआर ने कहा है परेशान ना हो, मैं आपको बताता हूँ कि आपने डेज कैसे कैलकुलेट करने हैं। चलें जी आपकी नई बुक में जाते हैं। The following rules apply for the purposes of section 82। सेक्शन 82 का पर्पस क्या है कि आपने डेज कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना जनाब। तो आपका ये रूल नंबर 14 है इनकम टैक्स रूल्स का 2002। ये आपको रूल्स कहां से मिलेंगे, वेबसाइट से मिल जाएंगे एफबीआर की, वहां से देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। विच प्रोवाइड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ए पर्सन एज ए रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब देखने के पार्ट ऑफ ए डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान counts as a whole day of such presence, including, अब ब्रैकेट पढ़ते हैं, including the day of arrival in and the day of departure from Pakistan। चलें जी, हम कवर कर रहे हैं आपका कौन सा पीरियड, जुलाई टू जून 2021 हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब पहले पॉइंट में कह रहा है कि आपने अगर जिस दिन आप पाकिस्तान से बाहर गए होंगे, वो आप इधर से बात होता है, आप जैसे दिन स्टार्ट हुआ होगा मे बी सुबह 2 बजे 3 बजे निकल गए हो पाकिस्तान से, ठीक है, आपने फॉरेन कंट्री में जाना हो जब आपकी फ्लाइट होगी। और ऐसा भी होता है कि आप पाकिस्तान में आए रात के 11 बजे, मतलब डे चेंज होने से 1 घंटा पहले, मे बी 11:45 पर आए हो, 15 मिनट पहले, मे बी 11:59 पर पाकिस्तान में आप आए हो, ठीक है ना। 1 मिनट भी अगर आपने एक दिन किसी दिन का पाकिस्तान में गुजारा है, पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले या पाकिस्तान में आने के बाद, ठीक है जी, तो वो आपका पूरा दिन काउंट होगा। अब एक इंडिविजुअल है, वो जुलाई 10 पे उसकी फ्लाइट थी रात के 11:50 PM पे, तो वो उसका जो जुलाई 10 है वो फुल डे काउंट होगा, ठीक है। अगर लेट सपोज वो पाकिस्तान में आया है सितंबर 21 पे, 21 सितंबर को, उसके पाकिस्तान में जो जिस दिन पाकिस्तान में वो आया है, वो आया है सुबह वो आया है रात को 11:50
50 मिनट पे सेम वो आपको क्या होगा, हालांकि उसने पाकिस्तान में से उस दिन के 10 मिनट गुजारे हैं, 11:50 से पाकिस्तान में पहुंचे और उसने क्या किया वो यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो गया, फुल डे कंसीडर होगा। मैं कहता हूं कि वो रात के सुबह के जो हम एएम जब स्टार्ट होता है आपका, वो पाकिस्तान से गया है 12:05 पे। अब यहां पर देखें उस बंदे ने पाकिस्तान में सिर्फ 5 मिनट गुजारे हैं उस दिन के, ठीक है। अब ये डिपार्चर है, ये है अराइवल। अब इसने सिर्फ क्या किया है, पाकिस्तान में 10 दिन गुजारे हैं उस दिन, 10 मिनट गुजारे हैं उस दिन के। अब इसने 5 मिनट गुजारे हैं, लेकिन वो फुल डे काउंट होगा आपके रूल्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। The following days in which an individual is wholly or partially present in Pakistan count as a whole day of such presence। यहाँ पर उन्होंने कुछ पॉइंट बता दिए हैं कि जनाब ये जो पॉइंट 5 हैं, तो अगर इसमें आप आधा दिन रहे हैं, 10 मिनट रहे हैं, 1 घंटा रहे हैं या पूरा दिन रहे हैं, आपका पूरा दिन ही काउंट होगा जी। पब्लिक हॉलीडे तो मतलब जब आप रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए 183 डेज या 120 डेज काउंट कर रहे होंगे, या आप 365 डेज काउंट कर रहे होंगे लास्ट 4 ईयर्स के, तो आपने पब्लिक हॉलीडे को भी काउंट करना है जी। ए डे ऑफ लीव, लेट्स सपोज आप कहते हैं जनाब मैं जो अब जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, मैं बीमार होता हूँ, लीव लेता हूँ, तो उस दिन तो मैंने इनकम अर्न नहीं की होती फॉर एग्जाम्पल, तो लॉ कहता है जनाब आपने वो भी दिन काउंट करना है। आप जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं, आपने लीव ली है, आप बिजनेस है, आप बिजनेस अपने उस दिन शॉप बंद की है, या आप कंपनी आपने कोई दिन ऑफ रखी है, आप जो भी मसला मसाइल थे, लेकिन आपने वो दिन आपका काउंट होगा। ए डे दैट द इंडिविजुअल्स एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड, आपको पता है कि पाकिस्तान में स्ट्राइक्स होती रहती हैं, काफी सारे मसले मसाइल चलते रहते हैं। अगर आपका बिजनेस किसी स्ट्राइक की वजह से भी बंद रहता है, ठीक है, आपकी एक्टिविटी किसी स्ट्राइक की वजह से भी इंडिविजुअल की बंद रहती है, तो वो दिन फिर भी क्या होगा, आपका काउंट होगा। ए हॉलीडे स्पेंट बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान, ये किस पर्पज के बारे में है, जो पॉइंट 4 है कि एक फॉरेन पर्सन था, इंडिविजुअल था, उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी थी, ठीक है। अब उस पाकिस्तान में पहले आया है, उसने कुछ मीटिंग्स की और उसने कुछ चीज डिस्कस की, जो यहाँ पर जिनसे उसने इन्वेस्टमेंट करनी थी, 10 दिन रहा, 15 दिन रहा, वो वापस चला गया। उन्होंने बड़ा सोचा, प्लान बनाया, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है, और फिर दोबारा पाकिस्तान उसी साल में आया और उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, या उसने जॉब स्टार्ट की, जो भी स्टार्ट किया। अब देखें, आइडियली अगर आपके माइंड में कुछ आना चाहिए कि यार उसने जिस डेट से एक्टिविटी स्टार्ट की है, जॉब स्टार्ट की, जिस डेट से उसकी इनकम अर्न होना स्टार्ट हुई है पाकिस्तान में, तो मैंने उस डेट से काउंट करना चाहिए ना, रेजिडेंट इंडिविजुअल का स्टेटस डेज काउंट करने चाहिए, उससे ऑनवर्ड जब जितने अर्सा पाकिस्तान में रहा है वो मैं काउंट करूं। लेकिन लॉ कहते हैं कि जो पहले आया था 10 दिन 15 दिन हॉलीडे स्पेंड करने आया था, या किसी मीटिंग करने के लिए आया था, मशवरा करने के लिए आया था, जितने दिन वो रहा था, तो वो भी आपने काउंट करने हैं, ठीक है। दूसरा इसमें कह रहा है कि आफ्टर द एक्टिविटी, आफ्टर के एक्टिविटी में क्या आता है कि एक पर्सन है, उसने 4 मंथ 5 मंथ क्या किया है, यहाँ पर बिजनेस किया है, बिजनेस क्लोज या जॉब छोड़ के चला गया, फॉरेन पर्सन था। अब उसके बाद वैसे वो दोस्तों को मिलने आया, जो उसके दोस्त थे पाकिस्तान में, ठीक है ना, जो उसके कोलीग्स थे या शेयर ऑफ पार्टनर्स थे, तो उनके साथ ऐसे मिलने आया, उन्होंने इनवाइट किए, तो उसको सेरेमनी अटेंड करने आया, शादी पे आया है, हालांकि बिजनेस बंद कर गया, जॉब छोड़ के चला गया, लेकिन अगर दोबारा भी वैसे भी आता है उसके बाद भी, तो वो दिन भी जो उसके काउंट होंगे वो उसके 183 डेज काउंट करने के लिए आप काउंट करेंगे। ये लास्ट पॉइंट इसका कौन सा है, ए डे और पार्ट ऑफ ए डे, ठीक है जी। Where an individual is in Pakistan solely by the reason of being in transit between two different places outside Pakistan। ये सिमिलरली वो केस है, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान से अमेरिका जाने के लिए आई थिंक मेरे नॉलेज के मुताबिक कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से अमेरिका जाने के लिए आप पहले दुबई जाते हैं और दुबई से आप फिर जाते हैं अमेरिका, ठीक है। सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है कि कुछ कंट्रीज की फ्लाइट, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल के दुबई से इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती फॉर एग्जांपल, दुबई से पहले पहले फ्लाइट पाकिस्तान आती है, फिर यहां से फ्लाइट क्या जाती है, इंडिया जाती है। तो वो जो पाकिस्तान में फ्लाइट आएगी, अगर कोई इंडिविजुअल, वो 2 घंटे रह सकती है, 4 घंटे लेट हो सकती है, इस तरह से आप देखें तो मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि पार्ट ऑफ ए डे, तो ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है, अगर वो 2 घंटे रहा है, 4 घंटे रहा है, तो उसका डेट फुल काउंट होगा। लेकिन
अगर आप पाकिस्तान में आए हैं इस वजह से कि आपने किसी और कंट्री जाना था और आप इन ट्रांजिट जो है, तो वो जो डिफरेंट प्लेस है वो आपका एज ए काउंट डे काउंट नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है किस रूल की? इस रूल की। कोई कंफ्यूजन है तो जी बिस्मिल्लाह आप पूछें, इंशाल्लाह हम आपको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका था रेजिडेंट इंडिविजुअल। कोई कंफ्यूजन तो आप क्वेश्चन करें, हम आपको आंसर करेंगे। अब नेक्स्ट हम करते हैं रेजिडेंट कंपनी। जी, a company shall be a resident company in Pakistan for a tax year। हम रेजिडेंशियल स्टेटस हर टैक्स ईयर में अलग अलग क्या करेंगे? डिटरमिन करेंगे। अगर इंडिविजुअल है तो इन रूल्स के अकॉर्डिंगली करेंगे, ये क्राइटेरिया चेक करेंगे। अगर कंपनी है तो फिर ये चेक करेंगे, भी हम पढ़ते हैं। इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाई और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। अगर कोई कंपनी है, वो कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ, नॉन बैंकिंग एनबीएफसी रूल्स, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंसेस, इंश्योरेंस कंपनी ऑर्डिनेंसेस, जो भी लॉज आपके हैं कंपनी के रिलेटेड या बिजनेस की इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड, अगर उसके अंडर इनकॉर्पोरेटेड है, बेशक वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर ही नहीं रही, उसके सारे ऑपरेशन ही बाहर हैं, ठीक है ना, बाहर की कंट्रीज में, उनका हेड ऑफिस भी बाहर है, लेकिन वो इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान के लॉ के अंडर है, इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, तो वो आपके टैक्स पर्पज के लिए रेजिडेंट कंपनी है। पहली बात, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज, अगर वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, ठीक है ना, अगर फॉरेन कंपनी है, कोई कोई फॉरेन कंपनी है, इट्स control and management of its affairs is situated wholly in Pakistan at any time in the year। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कौन होते हैं कंपनी की? जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो मेन डिसीजन मेकर होते हैं। अगर वो पाकिस्तान में अगर हैं, बैठ के डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, वो बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, यूके में है, यूएसए में है, लेकिन अगर उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, सिचुएटेड होली, होली, ये बात आपने वर्ड को बड़ा गौर से पढ़ना होता है। इन पाकिस्तान एट एनी टाइम, बेशक 5 मिनट के लिए क्यों ना आए हूं, 2 मिनट के लिए क्यों ना आया हूं, 1 मिनट, इवन के 1 सेकेंड भी इसको कवर कर रहे हैं एनी टाइम को। इन द, जी हम आइडियली डिस्कस करें क्वेश्चन पेपर के लिए, प्रैक्टिकली वो बातें अलग हैं, हमने क्वेश्चन पेपर एड्रेस करना है, तो उसके लिए 1 सेकेंड भी इसमें इंक्लूडेड है। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब है? लेट्स सपोज एप्पल इनकॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, जो उनकी एक मीटिंग थी, एक सिर्फ एक मीटिंग, उन्होंने पूरे साल में 15 मीटिंग्स की हैं, अगर एक मीटिंग उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग पाकिस्तान में की है बैठ के, लेट्स सपोज उन आए हैं पाकिस्तान, मीटिंग की है और चले गए हैं, अब उस टाइम उनकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ थे? पाकिस्तान में थे सारे के सारे, मतलब वो डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो रही थी, तो वो आपकी उस टैक्स ईयर के लिए रेजिडेंट कंपनी बन गई। ठीक है जी। इट इज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट होती है, वो आपकी क्या होती है? रेजिडेंट कंपनी ही होती है। तो ये आपकी होगी रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन। कोई कंफ्यूजन हो तो जी आप क्वेश्चन पूछें, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर वॉइस नोट के जरिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, अब आपने ये भी बड़ा गौर से पढ़ना है। एन AOP shall be a resident AOP for a tax year if the control and management of the affairs, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब पार्टनर्स की जो हैं, पार्टनर्स कहाँ बैठते हैं, क्योंकि एओपी या पार्टनरशिप की कंट्रोल मैनेजमेंट किसके पास होती है? पार्टनर्स के पास होती है। ऑफ द अफेयर ऑफ द एसोसिएशन इज सिचुएटेड होली और पार्शली इन पाकिस्तान। अगर सारे के सारे पार्टनर्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, या कोई एक पार्टनर ही पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो वो क्या होगी? इन एट एनी टाइम इन ईयर, तो वो आपकी क्या होगी? रेजिडेंट एओपी होगी। यहाँ पर होली का होना जरूरी है। यहाँ पर होली और पार्शली मतलब कोई एक पार्टनर भी पाकिस्तान में बैठ कर डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो वो क्या होगी? आपकी रेजिडेंट एओपी बन जाएगी। ये अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन गिवन है, एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर 2022। ठीक है जी। और हमारा टैक्सेबल ईयर भी कौन सा है? 2022 है जी। मिस्टर रजा, इंडिविजुअल की बात हो रही है, इज वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑपरेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म
On 15th July, he was posted to Pakistan embassy in Italy for 2 years. हमारा ईयर कब स्टार्ट हुआ है? जुलाई 1 टू 15 जुलाई 2021, मतलब 15 जुलाई को पाकिस्तान से बाहर चला गया है, तो पाकिस्तान उसका स्टे है 15 दिन। अगर मैं 183 डेज को देखूं तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं है। लेकिन ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वो पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जी, उसको उन्होंने फॉरन बाहर अपनी पाकिस्तान की एम्बेसी में उन्होंने पोस्टिंग कर दिया 2 ईयर्स के लिए, तो फिर भी वो क्या रहेगा? मेरा रेजिडेंट इंडिविजुअल ही रहेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है ना जी, कोई मसला? आपका आंसर पढ़ लेते हैं। बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, मिस्टर रजा वुड बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज ही स्टेज इन पाकिस्तान। समझ आ गई? नेक्स्ट पॉइंट, एंडरसन एलएलसी, जी आपकी क्या है कंपनी की बात हो रही है, वाज इनकॉर्पोरेटेड एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन यूके। ये फॉरेन कंपनी है। अब अगर पहला पॉइंट तो मीट नहीं कर रही, ठीक है जी, अब मतलब ये दूसरे पॉइंट में फॉल कर गई है। हमने अब क्या देखना है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को देखना है कि वो किसी भी टाइम पर होली इन पाकिस्तान होने चाहिए। चलिए देखते हैं। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स वाज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान, हाउएवर with effect from November 2021 the entire management and control was shifted to UK। हमने कहा था कि अगर होली कंट्रोल एक सेकंड भी पाकिस्तान में रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? आपकी रेजिडेंट कंपनी हो जाएगी। यहाँ पर तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 मंथ रहा है, तो ये तो कंफर्म जन्नती है, मतलब रेजिडेंट कंपनी है। ठीक है ना जी, अब पढ़ते हैं आंसर इसका क्या, किस तरह आपने आंसर लिखना है। एक कंपनी, आपने सबसे पहले बताना है कि जनाब क्राइटेरिया कौन सा है, लॉ क्या कहता है ऐसे केस के बारे में। अब देखें, ये कंपनी शैल बी रेजिडेंट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर, देयरफॉर कंपनी इज रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन यूके। ठीक है, आपने पहले बताया कि लॉ कौन सा, लॉ क्या कहता है इस बारे में। ठीक है, उसके बाद बताया क्योंकि ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है हमारी इस सिनेरियो के केस में, रेजिडेंट कंपनी है, तो आपने सिनेरियो को इस तरह से एड्रेस करना होता है फुल नंबर लेने के लिए। लॉ भी बताना है, बेशक अपनी वर्डिंग में बता दें, बुक वाला कॉपी पेस्ट ना करें, अपनी वर्डिंग में बता दें, बस बताना जरूरी होता है जी। ऑन February 2022 मिस्टर समील, इंडिविजुअल की बात हो रही है, was sent to Pakistan by his UK based company to work on a special project। He left Pakistan on 23rd August 2022। अब देखिए, हम जो कर रहे हैं टैक्स ईयर 2022 की कर रहे हैं। अब मेरा जो टैक्स ईयर है ये स्टार्ट होगा जुलाई 1 2021 टू जून 30th 2022। ठीक है जी, अब यहाँ पर वो उसका जो पीरियड कवर हो रहा है 1 फरवरी 2022 से लेकर 23 अगस्त 2022, मतलब 1 फरवरी 2022 से लेकर 30 जून तक का जो पीरियड है वो मेरा टैक्स ईयर 2022 में आता है। ये 1 फरवरी में आया था। फरवरी में कितने दिन होते हैं आपके? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, February 1, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका जून 30th। ठीक है जी, ये आपके हो गए 2021 के। अब हम डेज कैलकुलेट करते हैं, ये माइनस ये प्लस 1, ये सॉरी यहाँ पे नंबर्स में कर देते हैं जी, ये 150 दिन बनते हैं जी। ठीक है, ये पाकिस्तान का स्टेज बनता है 150। अगर आप काउंट करें 28 आपके डेज हो गए फरवरी के 28, मार्च के हो गए 31, ये आपके बन गए 59, अप्रैल के आपके हो गए 30, ये आपके बन गए 89, मई के आपके हो गए 31, ये आपके बन गए 120। ठीक है जी, कोई मसला मसाइल 120, और जून के आपके हो गए 30, तो बन गए 150। तो ये आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं है जी। यहाँ पर देखें जी, the stay of Mr. Sameer for the purpose of tax year 2022 is 150 days। Since his stay in Pakistan is less than 183 days in a tax year 2022, he is non-resident for tax purposes। अब आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए थी कि उसने यहाँ पर 120 डेज वाली बात क्यों नहीं डिस्कस की। आंसर में डिस्कस करनी चाहिए थी, क्योंकि ये दूसरा क्राइटेरिया मीट कर रहा है। हम कहते कि क्योंकि ये 120 डेज से ज्यादा इसके डेज स्टे है, तो हमें इसके लास्ट 4 ईयर्स के डेज काउंट करने चाहिए। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान में आया ही फर्स्ट टाइम है, इसको फॉरेन कंपनी ने भेजा है किसी प्रोजेक्ट के लिए, हम ये सपोज करेंगे कि पाकिस्तान में पहले कभी नहीं आया,
जिसका जो दूसरा क्राइटेरिया है 365 डेज वाला वो मीट नहीं हो रहा, इसलिए ये नॉन रेजिडेंट है। आपने दोनों पॉइंट डिस्कस करने हैं, ठीक है ना, फुल मार्क्स लेने के लिए। आइडियल क्वेश्चन, मेरिट की हमने तैयारी करनी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, पॉइंट 4, बीबीएल इज ए नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2017। जी बात ही खत्म हो गई। अगर पाकिस्तान के लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है तो वो रेजिडेंट कंपनी है। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। All the shareholders of the company are individuals. कोई बात नहीं। The control and management affairs of the company during the year was outside Pakistan. मैंने कहा था अगर आपके लॉ पाकिस्तान में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, बेशक उसके ऑनर्स फॉरेन ही क्यों नहीं है, बेशक उसके हेड ऑफिस सारे फंक्शंस बाहर चल रहे हैं, वो फिर भी आपकी क्या होगी, रेजिडेंट कंपनी होगी। पढ़ लेते हैं जी। इफ ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाई और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, इट इज treated as a resident company। ठीक है जी, लॉ बता दिया। Such company can not be treated as a non-resident company merely on the basis that the control and management of the affairs of the company were situated abroad. Therefore, BBL is a resident company। वही बात जो मैंने बताई थी। Last point. Mr. Salman, a property dealer in USA, came to Pakistan on February 1, 2021. During his stay up to 2 August 2021 in Pakistan, he remained in Peshawar up to 3 June 2021 and thereafter till his departure from Pakistan in Quetta. Assume that Commissioner has granted him permission to use calendar year as special tax year। समझ रहे हैं आप? कैलेंडर ईयर मतलब आप अपने 183 डेज काउंट करने हैं, जनवरी 1 टू दिसंबर 31 2021 के। आ रही है आपको समझ? अब वो पाकिस्तान में आया है फरवरी 1 को। अब पाकिस्तान में वो जहां पर भी रहा है, ठीक है ना, गिलगित में रहा है, पेशावर में रहा है, कराची में रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की बाउंड्री में अगर वो आ गया है और जिस जगह पे भी रहा है, हमने उस डेट से डिपार्चर डेट तक का काउंट करना है जी। फरवरी क्या आपके बन गया 28 दिन, मार्च के आपके बन गए 31, अप्रैल के आपके बन गए 30, मई के बन गए आपके 31, जून के आपके बन गए 30, जुलाई के आपके बन गए 31, अगस्त के आपके बन गए। कह रहा है कि डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान वाज 2 अगस्त। 2 अगस्त भी क्या होगा, आपको काउंट होगा। मैंने पढ़ा था ना, जिस दिन आप डिपार्चर भी करेंगे आप वो दिन आपको क्या होगा, काउंट होगा 183 डेज। ठीक है जी। अब उसने यहाँ पर फरवरी को क्या कर लिए, 29 डेज काउंट किए हैं, मैंने किए हैं 28 डेज, तो 183 डेज भी आपको जो क्राइटेरिया है वो मीट हो रहा है, इसलिए आपका क्या बन जाएगा, आपका जी रेजिडेंट इंडिविजुअल। मुसलमान would not be an individual। हाँ जी, वो अलग बात कर रहे हैं, हम जो रिक्वायरमेंट थी हमने वो डिस्कस करनी है। वो पूछ रहा है कि आपका स्पेशल कैलेंडर टैक्स ईयर है, तो आपने क्या करना है, बताना है कि क्या रेजिडेंट इंडिविजुअल है कि नहीं है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, रेजिडेंट इंडिविजुअल हो गया है, क्योंकि ये स्पेशल टैक्स ईयर था। अगर ये होता नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर में क्योंकि हमारा ईयर स्टार्ट होना था टैक्स ईयर 2022 जुलाई 1 टू जुलाई 2021 टू जून 2022, इस टैक्स ईयर में सिर्फ आ रहा था जुलाई, जिसके दिन थे 31 एंड थे जून, इसके थे 2, टोटल बन रहे थे 33, सॉरी अगस्त 33। ठीक है, ये जुलाई 2021 एंड अगस्त। ठीक है जी, चलो जो भी है जैसा भी हो रहा है। अच्छा 33 बन गया आपके। तो ये आपका नॉन रेजिडेंट होता है अगर ये नॉर्मल टैक्स ईयर, क्योंकि ये स्पेशल टैक्स ईयर है, उस लिहाज से ये आपका रेजिडेंट बन गया है। तो ये आपका था, आप आज के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। कोई मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप नीजी को क्या करना है, मुझसे कॉन्टेक्ट करना है।
हम इसको इंशाल्लाह क्या करेंगे, आपके इश्यूज़ को एड्रेस कर देंगे। कोई इश्यू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक यू सो मच।